आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ, आईपीओ बाजार की हर हलचल पर रहती है हमारी नज़र। और अभी क्या करना चाहिए, कहाँ पे लिस्टिंग पे क्या करना चाहिए, अभी जो आईपीओस खुले हुए हैं वहाँ पे सब्सक्रिप्शन को लेकर क्या करना चाहिए, ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितना चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के होगी डिटेल में बातचीत। और ये तमाम नंबर आंकड़े की जादूगरी दिखाने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह जुड़ जाते हैं हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ वीएलए अंबाला जी भी जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में। और मैम, आज की चर्चा शुरू करें। अभी मंगलवार को आपके साथ शो किया था, आप थी, आस्था जी थी, 1 बजे का। तो रात को 8 बजे उसका एक बड़ा हिस्सा हम अपलोड करते हैं मार्केट मास्टर के नाम से। हमारे एक दर्शक की टिप्पणी थी और उन्होंने कहा कि अंबाला इसे कहिएगा कि चेन्नई पेट्रो जैसी कॉल और भी जो है दे निकाल करके लाया करें। तो मैंने कहा कि ये संदेश आप तक जो है पहुंचा दिया जाए। और चूँकि सारी टिप्पणियां हम लोग पढ़ते हैं तो उससे एक आइडिया भी लगता रहता है। तो वो उनकी एक टिप्पणी थी आपके लिए जी। तो अब आगाज करते हैं जी। हाँ, क्या करेंगे? डाबर कैटेगरी, डाबर जो अभी देकर है, डाबर कुड बी वन ऑफ देम। डाबर, हाँ, डाबर अभी निकल सकता है, तो डाबर पर अभी भी ध्यान रख सकते हैं। तो हालांकि वैसे 500 485 पर दिया था, अभी ऑलरेडी 520 के पास पे है, बट स्टिल पोटेंशियल। तो डाबर पे अभी खरीदें तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखेंगे? देखिए, अभी स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ गया है बिल्कुल जी। यहाँ फिर भी 485 पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो टारगेट यहाँ पर अभी आने के लिए बाकी है 550 से लेकर के, सेगमेंट दूसरा है वैसे, लेकिन 550 से लेकर के 580 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, छोटे समय में टारगेट अगर देखें तो। चलिए ठीक है, 550 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 485 का, चलिए 485 485 का स्टॉप लॉस लगाइए। और सेगमेंट की टेंशन मत लीजिए मैम, आप जहाँ खड़ी हो जाती है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। बाकी हर्ष हैं हमारे। हर्ष, बताइए आज जो है कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप, किस आईपीओ से? जी, ओखला इंडिया से हम लोग शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि आज इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखी है। और अगर हम लिस्टिंग देखें आप, तो देखिए इशू प्राइस जो था 730 के भाव का था। यहाँ पे एनएससी पे लिस्टिंग देखते हैं तो 750 रुपये 10 पैसे, करीब 3% के आसपास की। और बीएससी में 751 रुपये 50 पैसे के आसपास, यानी 3% से हल्का सा ऊपर के आसपास। तो ये जो लिस्टिंग रही, उसके बाद जो है स्टॉक ने रिएक्ट किया, और देखिए उसके बाद 5% तक ये नीचे जाता हुआ दिखा, एक दबाव देखने को स्टॉक में मिला है। मतलब मार्केट भी अच्छा नहीं है, प्राइमरी मार्केट भी अच्छा नहीं है मैम। उम्मीदें थी इसको लेके थोड़ी बहुत, लेकिन अभी क्या करें। अब जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और अभी तक होल्ड कर रहे हैं, क्या लॉस बुक करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, 2 तरीके से था इसमें। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि नियर टू 5 to 10% के रेंज में लिस्ट हो जाएगा, बट क्योंकि ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट डेंटेड रहे, तो यहाँ पर भी उसका भी असर देखने के लिए मिला। सो इट्स ऑल अबाउट डिमांड, सप्लाई एंड ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। अब सवाल ये है कि आपने लगाया क्यों था। आईपीओ एप्लीकेशन सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव से होती है, प्रीमियम लिस्टिंग। वो जितनी भी मिले, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि आपको प्रीमियम लिस्टिंग चाहिए, बीट वर्स 3%, अगर आप निकल गए तो बढ़िया, अगर नहीं भी निकले हैं तो अब आपको फोर्सफुल इन्वेस्टर नहीं बनना है। हैव दैट क्लैरिटी। अगर आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से ही पैसा लगाया तो बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस है तो डीप, जितना एक स्विंग ट्रेडिंग में जनरली बनता है उतना ही स्टॉप लॉस यहाँ पर भी रहेगा। और इन जनरली अगर मैं बात करूं तो 620 का स्टॉप लॉस है, वेर इन यहाँ से 100 रुपए दूर है, अभी 725 के आसपास है। और अगर आप 620 का स्टॉप लॉस पकड़ते भी हैं तो 105 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है आपका। मार्केट के सेंटिमेंट्स जैसे सुधरते हैं तो यहाँ पर आपको एक ग्रोथ, आप ये समझे कि आप एक ग्रोथ में आपकी बेट है, तो यहाँ से आपको 780 से लेकर के 840 तक के भाव मिल सकते हैं। बट अगेन, अगर आप इन्वेस्टर थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग के ऑब्जेक्टिव से आए थे, देन प्लीज बुक इट। तो अगर जो लोग लॉन्ग टर्म के हैं वो होल्ड कर सकते हैं, ये कह रही हैं? वो कर सकते हैं, और इसको एक स्विंग ट्रेडिंग के जितना स्टॉप लॉस दीजिए। आज की डेट में उसी प्राइस पर है जिसका प्राइस बैंड था, तो 620 का इज मोर देन इनफ स्टॉप लॉस है, जो कि लगभग अगर मैं बात करूं तो 12 से 15% होना चाहिए। इट इज क्लोज टू 15% फ्रॉम हियर। और जब हम गेन की बात कर रहे हैं तो पहला ही टारगेट हम लोग यहाँ से अप्रोक्सीमेट 14% की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेस टारगेट तो फिर 20-25% के है। तो रख सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ओखला पे राय मिल गई, अगली आईपीओस की तरफ रुख करते हैं। हर्ष, अगला जी, बिलियन ब्रेन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और ग्रो की हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है। तो आप ये देखिए, सब्सक्रिप्शन लेवल्स की बात की जाए तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है वो 14% के आसपास सब्सक्राइब होते हुए दिखे हैं।
अगर आप नए आंकड़ों की बात करें तो 3 गुना सब्सक्रिप्शन आता है, देखा रिटेल पार्टिसिपेशन 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और टोटल अगर आप देखें तो ठंडा रिस्पांस अभी फिलहाल तक के लिए देखने को मिला है 2 गुना के आसपास यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। और हम सब ने तमाम जानकारी वैल्यूएशन को लेकर लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं बताने की, लेकिन इससे पहले आपको कुछ मैं आंकड़ा दिखाता हूँ। और हमने पिछली बार भी कुछ आंकड़े दिखाए थे, अभी आप देखिए जो एक्टिव क्लाइंट में देखिए कंपनी ने किस तरीके से बाजी मारी है। अब आप देखिए यहाँ पे ग्रो है, एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, नुवामा वेल्थ है। अगर आप एनएससी में एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से आप देखें तो कंपनी के करीब 12.92 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 29 लाख के आसपास के यहाँ पर आप देखिए एक्टिव क्लाइंट्स हो जाते हैं यहाँ पे। एंजल वन का करीब 75 लाख के आसपास 7.58 मिलियन के आसपास। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 10 लाख के आसपास ये पहुंचता हुआ दिखता है। नुवामा वेल्थ की बात करें आप देखिए 0.17 मिलियन के आसपास यहाँ पर भी ये आंकड़ा निकल के आया। इसमें सबसे ज़्यादा देखिए नंबर आपके सामने किसके, ग्रो के हैं यहाँ पर। उसके बाद ग्रोथ एक्टिव क्लाइंट्स की आप देखिए परसेंटेज किस हिसाब से बढ़ती हुई दिख रही है, 35.5% की ग्रोथ है यहाँ पर। आप देखिए इसकी 24% एंजल वन की। मोतीलाल ओसवाल की बात करें 15.4% और नुवामा खैर माइनस में -4.5%। अब टोटल कस्टमर एसेट्स की भी बात कर लेते हैं। एसेट्स किस तरीके के रहे हैं यहाँ पर, अगर आप एसेट्स को देखें तो 2.16 लाख करोड़ के आसपास ग्रो के हैं। एंजल वन का आंकड़ा निकल कर नहीं आया। मोतीलाल ओसवाल की बात करें 5.50 लाख करोड़ और नुवामा की बात करें तो 4.30 लाख करोड़ के आसपास है। अब वैल्यूएशन को हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं तो वैल्यूएशन का आंकड़ा भी एक बार हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर। तो अगर हम लोग वैल्यूएशन का आंकड़ा दिखाएं तो चाहे आप मोतीलाल ओसवाल की बात कर लीजिए या फिर एंजल वन की बात कर लीजिए, उसके मुकाबले यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं हम लोग, तो आप ये देखिए 40, अगर आप प्री और पोस्ट की बात करें यहाँ पर, ये देखिए पहले ईपीएस की बात कर लेते हैं। प्री आईपीओ 3.01, पोस्ट आईपीओ 2.45 के आसपास के देखने को मिल रहा है। पीई की बात करें यहाँ पर तो 33.26 और पोस्ट आईपीओ 40.79। लेकिन ये जो है, जो मैं अभी तमाम जो इससे जुड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा था, उससे थोड़ा सा ये महंगा यहाँ पर दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। 13.5 रुपये के आसपास घट गया है यहाँ पर, पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो 13.5% के आसपास की लिस्टिंग इनकी संभावना 113 मतलब 113.5 के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग की संभावना। अभी तो लेकिन ग्रे मार्केट में देख रहा हूँ कि मतलब कल के मुकाबले होल्ड ही कर रहा है, मतलब वहीं पर है जहाँ पर था। परसों के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। मैम एक्सपेक्टेशन बहुत है ग्रो को लेकर के, क्या लोगों के जो पैसे लगाएंगे वो ग्रो होंगे? ग्रो के अंदर क्या चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? आपकी रिकमेंडेशन क्या है? देखिए ये आईपीओ मुझे अच्छा लग रहा है और सबसे कुछ मैं पॉइंट वाइज चीजें ज्यादा डिटेल तो हर्ष जी ऑलरेडी दे ही चुके हैं एंड इट्स मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड। अब इसके अलावा जो कुछ चीजें हैं पॉइंट वाइज, अगर हमें सिर्फ 2-3 चीजें देखनी है तो सबसे पहला जो अट्रैक्टिव चीज है वो है इसका प्राइस बैंड। सस्ता लगता है लेकिन जब उसकी ग्रोथ और मल्टीपल्स को इन सबको जब आप मिला के देखते हैं ना, सो दैट्स गिवन इनसाइट्स कि हाँ ये इसमें सब्सक्रिप्शन अच्छे आ सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर और भी देखनी है, जैसे इसके जो पीर्स है, मोतीलाल ओसवाल हुआ, एंजल वन हुआ, ये सारे आज की डेट में उतने प्रॉफिटेबल नहीं है और इन सबको बीट करके ये आगे आकर के खड़े हो गए हैं एंड कहीं ना कहीं अभी लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव हुए हैं। ग्रोथ इज वेरी ब्यूटीफुल, ग्रोथ बहुत अच्छी कंपनी में दिख रही है, लेकिन जो कंपनीज थोड़े बहुत इसी सेक्टर की है, हमने हमारे लिए यहाँ पर मल्टीपल्स को भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर ग्रो कंपनी अच्छे से आगे भी ग्रोथ कर देती है तो क्या ये ऐसी कंपनीज के कंपेटेबल में कंपैरिजन में अच्छी है जो इसी के जैसी हैं? तो आनंद राठी जैसी कंपनीज हो गई जो अच्छे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट दे रही हैं। अगर हम उन कंपनीज की मल्टीपल्स की बात करें तो वहां पर 75 का मल्टीपल है। सो अगर हम लॉस मेकिंग कंपनी से इसको कंपेयर करेंगे तो शायद ये हमें महंगा लगेगा, लेकिन अगर हम इसको एक प्रॉफिटेबल कंपनीज के एस्पेक्ट से भी इसको कंपेयर करें तो हमें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इसने अपनी वैल्यूएशन बीच में ला करके रखी है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस ग्रो आईपीओ। वन, जिस तरह से इसने अपने पीर्स को पीछे करके अपनी पोजीशनिंग ली है मार्केट में, ये वो भी कम समय में, तो ये बहुत ही दिखाता है कि जो मैनेजमेंट है वो कितना एग्रेशन के साथ में, कितना पॉजिटिव साथ में अपनी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। नाउ एक जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगता है कि इस आईपीओ में ऑलरेडी जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है सिर्फ 28% अभी है और वो इस आईपीओ के बाद में और भी घट करके कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो जो पैशनेट ग्रोथ ओरिएंटेड जो कंपनी को आउटलुक था वो थोड़ा मिस होगा फ्यूचर में, बस थोड़ा सा एक वहां पे डाउट लगता है। बाकी तो अब ओवरऑल अगर हम और भी कुछ एस्पेक्ट्स देखें इसके, चाहे हम इसके एंकर लिस्ट को देखें तो क्यूआईबी समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है विपुल जी। 75% यहाँ पर कोटा जो है वो क्यूआईबी के लिए दिया गया है एंड अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर आपका क्यूआईबी कोटा
बहुत ज्यादा है, तो वहां ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे हम प्रीमियम लिस्टिंग की। प्रीमियम लिस्टिंग होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, अर्बन क्लैब जैसी नहीं। तो यहाँ पर जो QIB है वो हमें ऑब्जर्व करना है, 75% है, और जो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लाइक अगर मैं एक दो नाम भी लेना चाहूँ, निप्पॉन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट पेंशन फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, गवर्नमेंट सिंगापुर फंड है। इन सबका एक एवरेज की अगर बात करूं तो ईच ऑफ देम इज सब्सक्राइबिंग नियरली 4.5 से लेकर के 5.2% के बीच में हर एक जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज एन एंकर इन्वेस्टर। तो दिस ऑल थिंग्स गिव्स कॉन्फिडेंस कि कंपनी ग्रोथ को लेकर के आगे भी स्ट्रांग रहेगी, और यहाँ पर प्रीमियम लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो अगर आपका नजरिया प्रीमियम लिस्टिंग को लेकर के है तो जिस दिन लिस्ट हो जाए और जो प्रीमियम लिस्टिंग मिले लेकर के निकल जाइए। बट अगर आप इसको बाय चांस रखना चाहते हैं देन यू नीड टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। इसमें फ्लक्चुएशन आपको मिलेंगी लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हुआ तो ये मल्टी बैगर बन सकता है। अच्छा, ये बात है। तो अभी के लिहाज से दो तरह के व्यूज़ हैं। एक तो ये कि अगर आपका ट्रेडिंग का नज़रिया है तो जो मिले उस दिन की बाज़ार की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए 5% 10%, या फिर अगर बाज़ार अच्छा होगा तो हो सकता है ज़्यादा मिल जाए तो आप एग्जिट कर जाएं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है तो भी होल्ड करने की सलाह है, यही कह रही ना मैम? जी, बिकॉज इट कुड गेट कन्वर्ट इनटू अ मल्टीबैगर स्टॉक, ऐसा मेरा नजरिया है। और मैं इसमें चाहूंगी कि मैं आईपीओ के लिए अप्लाई कर दूं क्योंकि कल भी इसमें ओपन है। सो आई विल ऑब्जर्व द QIB देखूंगी। लेकिन अगर मुझे आईपीओ में नहीं भी मिला, पर्सनली मैं बता रही हूँ, तो मैं इसको सेकेंडरी मार्केट में आई ट्राई। मतलब ये है कि आप लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए प्राइमरी मार्केट में नहीं मिला, क्योंकि अब नहीं मिलेगा, बहुत लोगों को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से रिटेल हिस्सा सब्सक्राइब हुआ है 4 गुना के आसपास अभी हम लोग देख रहे थे हो गया, और कल तक तो मुझे लगता है कम से कम ये 15 से 20 गुने तक का नंबर्स हो सकते हैं, बड़ी आसानी से बढ़ जाए तो और कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग लास्ट डे का वेट करते हैं। तो फिर मैम जिन लोगों को नहीं मिला वो कितने % प्रीमियम तक आसानी से ले सकते हैं? क्या मान लीजिए अगर 20% के ऊपर की अगर प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है, हालांकि ग्रे मार्केट ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा है लेकिन एक कल्पना करते हैं, तो आप 10% प्रीमियम पर कंफर्टेबल हैं, 15% प्रीमियम पर कंफर्टेबल है, कितना प्रीमियम मिले कि हम सेकेंडरी मार्केट पर भी जाके कूद के ले सकते हैं? 5 to 10 बस इस रेंज में, क्योंकि आप अगर बहुत ही महंगा चीजें खरीद लेंगे तो वो किसी ना किसी का एग्जिट बन जाएगा फिर। सो बेटर है ट्राई टू बाय द बेस्ट प्राइस। भाव को भाव देना तो बहुत ही जरूरी है। एक समय को हम खराब चीज खराब भाव पर अच्छे भाव पर खरीद लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन अच्छी चीज हमने खराब भाव पर खरीदी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब प्राइस बिल्कुल मैटर करता है कि आपकी खरीदी किस प्राइस की है। सो फॉर माय कंफर्ट रेंज, अगर ये 95 से 105 के आसपास मिलता है, सो दैट विल बी अ कंफर्टेबल लेवल टू बाय। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ग्रो को लेकर के पूरी तरीके से सारी चीज़ें दर्शकों को समझ में आ गई होंगी।